मामले को आयोग पाता है कि उसमें मेरिट है तो आपके खिलाफ, आपके मामले में निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। भाई दंड लगेंगे तभी तो सुधरे, क्योंकि कोई भी जानकारी मांगो, जानकारी देने से ये बचते हैं, जानकारी नहीं दिया जाता। और आयोग के ये शरण में मिश्रा जी, ये सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की लड़ाई आदिकाल से चल रही है, जी और ये जी निरंतर चली है, निरंतर चलती रहेगी। तो जी इसलिए ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है कि वो जानकारी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो जी नॉर्मल कोर्स है। अब चूंकि इसमें सुधार, मतलब हम लोग पूरे क्रांतिकारी लोग, इसमें सुधार किस तरह से लाया जाए, प्रश्न ये है ना सर। बस इसी तरह लड़ते रहे। मैंने आपसे क्या कहा जी कि बस लड़ाई लड़ते रहना है। हम ये सोच लें कि हम सारे संसार को सुधार पाएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, हमको प्रयास करते रहना है। हम लोगों का प्रयास वही चींटी गिलहरी वाला है जो राम जी की सेतु बनाने में प्रयास था। तो हम प्रयास करते रहे, समझ रहे ना, हमारा काम है प्रयास करना है। नित्यानंद जी, मैं एक एक अपना विचार रखना चाहता हूँ। मैं ये विचार रखना चाहता हूँ कि जैसे अब ये लड़ाई तो कोई लड़ना नहीं चाहता है, और कोई आर्थिक है कमजोर से, कोई किसी भी कारण से, और जो लड़ने दो चार निकल के भी आते हैं तो कोई गरीबी के कारण या कि किसी के कारण, हम लोग इस माध्यम Recording in progress. हमने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। जी जी हमने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, हमने अन्याय के विरुद्ध बात की कि नहीं की, ये महत्वपूर्ण। जी जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी ने भी हैंड रेज किया। देवेंद्र अग्रवाल जी बताएं, पूछे नहीं। नहीं पूछ नहीं रहा हूँ सर। एक्चुअली इसमें क्या है, एक नहीं, यही इश्यूज है। देखिए शिवानंद जी आपकी ने दो कहा है दो कि चीजें जो देवेंद्र है ना, अग्रवाल जी बताएं। नहीं सर, आपने आज बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, और आपका विचार और अनुभव जो है ना हम लोगों को मिलते रहना बहुत जरूरी है। बहुत आनंद आ गया, आपने आज दो चीजों को बहुत अच्छे से समझाया। एक तो ऑर्डर और डिसीजन को आपने क्लियर कर दिया, दूसरा आपने न्यायालय की जो परिभाषा थी उसको आपने बहुत बढ़िया से अच्छे से डिफाइन कर दिया। इसका लाभ मुझे आगे इंटरप्रिटेट करने में मिलने वाला है। एक छोटी सी जो है ना इंटरप्रिटेशन के लिए एक आपकी सहायता बस चाहिए, आप उसमें मेरी सहायता बहुत अच्छे से कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। देखिए एक चीज ये तय है कि धारा 1 जो है जिसके तहत ये अधिनियम जो है देश में सभी राज्यों के ऊपर लागू हुआ, जो प्रारंभिक है ये अधिनियम पूरे देश पर लागू है 2005 का, ठीक है। इसके बाद जो है परिभाषा 2A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जरिए से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की परिभाषा में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को अलग अलग कर दिया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हिसाब से, जो उसकी हिरार्की में आएंगे। फिर इसमें यह बताया गया कि सेक्शन 27 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है राजपत्र में प्रकाशित करके। नित्यानंद जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, बोलिए ना। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं इसमें, क्या हम जब सेक्शन 27 का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अपने हिरार्की के लिए अगर कोई नियम बनाती है तो वो क्या स्टेट के लिए भी लागू हो जाएगा, या स्टेट के जो बने हुए नियम है वही सिर्फ स्टेट के लिए लागू होंगे? मैं अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नियम की जो 27 के अंतर्गत बनाए गए हैं। क्योंकि अगर 27 में दोनों को अधिकार है रूल्स बनाने का। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो दोनों ना है,
हाँ ठीक है, लेकिन क्या दोनों गवर्नमेंट के जो रूल्स बनेंगे वो प्रभावी होंगे कि देखिए होता क्या है कि ये शेड्यूल 3 जो है अपना उस पे संविधान में जो है अनुसूची 3 है, तो ये राज्य और केंद्र दोनों जिन विषयों पे कंकरेंट लिस्ट का विषय हो गया ये, तो इस पे राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो राज्य का जो नियम होगा वो केंद्र के नियम के विपरीत नहीं होगा। सर फिर से आप समझिएगा, अधिनियम तो जैसा का जैसा है वो सब पर लागू है। हाँ ठीक है, हाँ वो ठीक केंद्र है, सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक इसके है, लिए हमें कोई डाउट नहीं है और इस पर मेरी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो 27 में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात आई है, जिसको इसने परिभाषित किया है 2A में, जहां पे इसने बोल दिया है कि केंद्र सरकार अलग होगी, राज्य सरकार अलग होगी। फिर ठीक उसके है। आगे बोल दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग अलग होंगे, राज्य सूचना आयोग अलग होंगे, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अलग होंगे, राज्य जन सूचना अधिकारी अलग होंगे। ठीक तो है। जब राज्य जन सूचना अधिकारी के पास कोई एप्लीकेंट आवेदन लगाता है, तो क्या राज्य जन सूचना अधिकारी केंद्र सरकार के बनाए गए नियम, अधिनियम नहीं, नियम जो 27 के अंतर्गत बने हो, क्या उसका आलंबन ले सकता है, क्या उसका यूज कर सकता है? देखिए अब स्टेट में तो स्टेट के ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। स्टेट में स्टेट की लगे ना, क्योंकि दोनों को स्टेट उसने अलग अलग फिल्टर कर दिया है। दोनों को इस अलग अलग आधार अधिकार दिए हैं, दोनों को अलग अलग अधिकार दिए हैं, तो दोनों अलग अलग अपने कानून बना सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। हाँ, लेकिन जो रूल्स बनेंगे वो एक्ट की मूल भावना के विपरीत के नहीं बनने चाहिए। वो हम रूल की उसके ऊपर नहीं जा रहे। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। स्टेट के मैटर में स्टेट के रूल्स प्रिवेल करेंगे और सेंट्रल के मामले में सेंट्रल के रूल्स प्रिवेल क्योंकि करेंगे। केंद्र के प्राधिकरण केंद्र के द्वारा संचालित होते हैं, राज्य के प्राधिकरण राज्य के द्वारा संचालित होते हैं, तो दोनों के बनाए हुए नियम दोनों के उसमें अलग अलग सेपरेट यूज होंगे। हाँ, सेपरेट यूज होगा, दोनों अलग अलग एप्लीकेबल होंगे। तो फिर जब डीओपीटी कोई नियम बनाता है, जब डीओपीटी बनाता है अपने केंद्र सरकार के उसके लिए, तो राज्य सरकार उस नियम को क्यों मानती है? उसको रिफरेंस ले तो अलग बात है, उस नियम को ही हमें पकड़ा देती है कि भाई ये नियम बनाया गया है। अब एक बात समझिए कि क्या है कि एक ये मानिए कि एक डिसिप्लिन टाइप का है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना दिए हैं तो हम भी उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जब तक उसको अडॉप्ट नहीं करती तब तक वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार भी अगर कोई नियम बना रही है, जितनी अधिसूचनाएं या परिपत्र जारी करके नियम बना रही है, वो जब तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं है, जब तक वह भी नियम नहीं है। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। लेकिन हजारों परिपत्र और हजारों अधिसूचना इन 10-20 अब वो सालों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, देखिए रूल्स में भी Recording in progress. प्रोसीजर राजपत्र के ही माध्यम से निकाले जाएं। जो चीजें संबंधित, जो समस्याएं आती जाती हैं उस हिसाब से हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालती है, सरकार निकालती है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक्ट और रूल्स को सुपरसीड नहीं कर सकते, सप्लांट कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उसको ओवर रूल नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के आप एक्ट को या कि रूल्स को या कि ऑर्डिनेंस को आप सुपरसीड कर दोगे। सुपरसीड नहीं कर सकते, उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो अभी जो एक मामला चल रहा है, मैं इस मामले के अंतर्गत में इस चीज को लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक जजमेंट भी दूंगा इसी पॉइंट पे, है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल के आप एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स को सुपरसीड नहीं कर सकते। बहुत सुंदर सर। तो मिश्रा जी वो ऑर्डर भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा और हमें भी भेजिएगा। मैं भेजूंगा आपको ऑर्डर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 12 है, जहाँ पे विधि को डिफाइन किया गया है, वहां पर तो सारे अधिसूचना पत्र, मेमो, ऑर्डर सबको जो है लॉ मान लिया गया है, विधि मान ली गई है। हाँ, माना गया, माना गया। तो अब अगर उस ग्राउंड को पकड़ते हैं तो फिर वो भी हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी करती है।
नहीं, मैं रुकिए, आपको एक जजमेंट देता हूँ। ऐसा नहीं है, सब रूल्स हैं, सही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैलिडिटी है, सबकी अपनी हायरार्ची है। ऐसा नहीं है कि एक्ट को ऑर्डिनेंस या कि रूल्स सुपरसीड कर देंगे। आपको क्या लगता है कि अगर हम एक मामला अपने स्टेट्स में मिश्रा जी, एक देवेंद्र जी, एक मामला अभी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा। आप जिस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन डाले हैं, जिसमें लोकल इलेक्शंस को लेकर के त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सार पत्र, शपथ पत्र वगैरह सार्वजनिक पोर्टल पर रखने के प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें सूचना आयोग का भी आदेश है। इसी तारतम्य में हम आपको बता दें कि अभी कुछ लोगों ने, मतलब ये बात हालांकि हमारे दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन कुछ लोग इस बात को काफी लंबे से CRTI लगा रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि चुनाव के दौरान जो चिन्हित मतदाता सूची होती है ना, जो चिन्हित मतदाता सूची होती है, जो पीठासीन अधिकारी चुनाव के बाद हर एक पोलिंग बूथ में ये करते हुए करता है कि इन मतदाताओं ने आकर के वोट डाल दिया, उसको टिक मार्क करता जाएगा, टिक मार्क करता जाएगा, अंत में उसको फाइनलाइज करके अपना सील मोहर लगा करके हस्ताक्षर कर करके उसको रख देता है कि हाँ अभी इतने लोगों ने मतदान किया है। ये होती है चिन्हित मतदाता सूची। चिन्हित मतदाता सूची के विषय में लोगों ने RTI लगाया। वो जानना चाह रहे थे कि भाई जो मतदान हुए हैं, जो मतदाता हैं, वो चिन्हित मतदाता वो कौन से हैं, कोई मृतक तो नहीं है, कोई दूसरे पंचायत या दूसरे कहीं क्षेत्र का तो नहीं है जो कहीं और भी मतदान किया है और यहाँ भी मतदान कर रहा है। इस उद्देश्य से वो चिन्हित मतदाता सूची मांगना चाह रहे थे। तो जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, तहसीलदार वगैरह होते हैं तहसील स्तर के, उन्होंने इसको देने से मना कर दिया और ये कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में है, जो किसी सक्षम में बिल्कुल सेम प्रक्रिया, वैसे ही जैसे शपथ पत्र और सार पत्र की जानकारी देने के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया था, वही वो यहाँ भी कह दिया कि वो किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद ही दिया जा सकता है। सीलबंद लिफाफे में पैक्ड है, पता नहीं कहाँ पैक्ड है, और वो लॉक लगा हुआ है। अब हमने भी, जब हमें पता चला, हमने भी RTI लगाई, 2 पंचायतों की हमने भी मांगी। तो उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है, जो अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को किया है, जो ADM होता है बेसिकली। ADM से उन्होंने मार्गदर्शन चाहा है। वो कह रहे हैं कि ADM अब ये बताएं कि क्या ये दिया जाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, लोक सूचना अधिकारी को, हमने कहा कि आप ये बताइए कि उन्होंने एक हमें प्रपत्र दिखाया जो सर्कुलर टाइप का है, जो विभागीय सर्कुलर, जिसे आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव सर्कुलर है, जिसमें जो हीरालाल त्रिवेदी थे, उस समय सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं वो कुछ समय के लिए, और उस समय शायद निर्वाचन आयोग में भी कोई हुआ करते थे, वो उप निर्वाचन आयुक्त या जो भी हुआ करते थे। तो उन्होंने एक सर्कुलर 2006 में जारी किया था। उसमें उन्होंने कुछ चीजों को, जैसे बैलेट पेपर होते हैं जो बच जाते हैं, जिसमें मतदान होते समय जो बैलेट पेपर कुछ बच जाते हैं, उनको प्लस उन्हीं सीरीज में चिन्हित मतदाता सूची को भी उन्होंने कहा था कि ये जानकारियां RTI से भी नहीं दी जा सकती। मतलब RTI से कौन कौन जानकारी दी जा सकती है, RTI से कौन कौन नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने इसको न देने के लिए कहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे इन लोगों को ये कहा कि आप लोग अपने ही दिमाग से बताइए कि चिन्हित मतदाता सूची आप दे दोगे तो कौन से सीक्रेसी का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि है तो ये हर व्यक्ति को पता है एक मतदान केंद्र में कि कौन कौन व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर जा रहा है और कौन कौन मतदान दे करके बाहर निकल रहा है। तो ये सारी जानकारी जब ऑलरेडी पता है, सबको पता है, वो छुपाई नहीं जा सकती है। कोई सीक्रेट आप नहीं करवा रहे हो, तो उन स्थितियों में आप कैसे कह सकते हो कि ये सीक्रेट चीज है और इसमें सक्षम न्यायालय की क्या जरूरत है। तो हमने उनको यही कहा है। उन्होंने हालांकि ये भी मार्गदर्शन चाहा हुआ है। तो ये दिक्कतें आ रही है। तो अब बताइए, जब आप सर्कुलर की बात कर रहे थे, तो विभागीय सर्कुलर इन्होंने इस तरह से बना दिया अपना एग्जीक्यूटिव सर्कुलर, और उसको आधार बना करके ये इस तरह से लोगों को, और मतलब ऐसी जानकारियां जिसमें ये पता चल जाएगा भाई कि मतदान देने वाला कोई मृतक है, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो मतदान में व्यवस्था ही अच्छी बनेगी। भाई ऐसे लोगों को अगली बार से मतदान करने से रोका जाए जो मृतक के नाम पर दे रहे हैं, या ऐसे लोग जो 2-3 जगह, एक ही व्यक्ति 2-3 जगह मतदान दे रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देवेंद्र अग्रवाल जी, ये भी एक बिंदु है जो उसी दिशा में है कि मतलब ये जो विभागीय सर्कुलर इनके जारी होते हैं। देखिए, इस पे एक जजमेंट है शिवानंद जी, इसमें एक जजमेंट है संतराम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर। इसमें है कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर सबसर्विएंट टू द स्टैट्यूटरी रूल्स, दे कैन सप्लीमेंट देम बट नॉट सप्लांट देम। ये 1967 का ऑर्डर है। इसके बाद इस पे, इसी पॉइंट पे कई जजमेंट हुए। एक 2013 का 16 SCC 147 भी है कि competent authority cannot issue orders, office memorandum, executive instruction in contravention of statutory rules।
यूनियन ऑफ Exactly. इंडिया वर्सेस अशोक हाँ। कुमार अग्रवाल। तो ये उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लांट नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। और मैंने उनको यही बताया, हमने कहा कि साहब ऐसा है कि 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये एक्ट सभी को ओवरराइड करेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। तो आप ये बताइए कि जब ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा तो यदि कोई अधिनियम भी है उस पर भी ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। तो ये तो आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव सर्कुलर है। अब आप कोई विभाग का सर्कुलर निकाल करके किसी आरटीआई कानून को ऐसे थोड़ी ना आप मतलब कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं। तो हालांकि हमने उसकी अपील की हुई है, वो मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी तो हम वही व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में लागू करवाएंगे। इसके लिए भी आयोग में जब जाएंगे तो हम एक ऑर्डर दिलवा देंगे और मतलब आग्रह करेंगे कि ऐसा ऑर्डर दें राहुल सिंह जी। एक यहाँ का और मध्य प्रदेश का भी ऑर्डर है शिवानंद सर, CL वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टैट्यूटरी रूल विल प्रेवेल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। ओके, तो ये सब शेयर कर लीजिएगा आप, ये आवश्यक रहेंगे तो हमारे ग्रुप में भी जो हमारे सदस्य हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसे इस तरह से लोग भ्रमित कर देते हैं, जो लोग सूचना अधिकारी होते हैं और जो उनके दायित्व वाले होते हैं, पदेन दायित्व वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर, जो हायर ऑफिशियल होते हैं, तो इस तरह से दिक्कत कर देते हैं। तो ठीक है देवेंद्र जी, आगे बढ़े ना, आपका हो गया बात? इसमें बस मैं इतनी बात पूछना चाह रहा था नित्यानंद भाई से कि ये जो नियम है सर, अगर हम इस पर काम करें तो हम सिर्फ इतनी ही बात करें कि जो राजपत्र में प्रकाशित है हम उसी नियम को मानेंगे, जो स्टेट्स का है उसी को मानेंगे। अगर वो कंट्रावेंशन टू द स्टैट्यूटरी रूल्स है तब। अच्छा भाई, जो अगर मान लीजिए कोई रूल बना हुआ है, कोई एक्ट बन गया है और उस एक्ट के मनोदशा के हिसाब से ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उस एक्ट की जो मूल भावना है उसके विपरीत आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दिए हैं तो वो फिर गलत है और वो उसके को ओवरराइड इफेक्ट नहीं रखेंगे। क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं DOPT के जो मतलब बहुत ही घटिया और अमान्य है। अब इन सारे ऑर्डर्स को अलग अलग चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक ही विचार बनाया था कि अगर इसका कोई जरिया होता कि इन सारे ऑर्डर्स को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होने से ही रोक दें, चाहे फायदे के हो चाहे नुकसान के हो। क्योंकि ये नहीं रोक सकते आप सिर्फ इस आधार पे कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स गलत निकाल दिए गए हैं, आप सारे ऑर्डर्स को क्वैश करने की मांग नहीं कर सकते। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि भाई केंद्र सरकार के जो बनाए गए नियम है 27(1) में, वो राज्य सरकार पर किस आधार पर लागू होंगे जब इसको दोनों को अलग अलग कर दिया है? क्या राज्य सरकार के मामले राज्य सरकार को या तो तो राज्य सरकार एक ऑर्डर पास करे कि DOPT ने जो आदेश जारी किया है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तब वो एप्लीकेबल होगा। तब वो एप्लीकेबल होगा, नहीं नियमतः वो एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। Recording in progress. रूल्स को तो नियम मानेंगे ना, क्योंकि 27(1) तो राजपत्र में अगर वो नहीं प्रकाशित कर रहे हैं तो गलत है, वो अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत है, वो गलत है। थैंक यू सर। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिस्कशन से काफी चीजें क्लियर हुई, हमें भी याद आ गया, वो भी चीज हमने शेयर कर ली और नित्यानंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर भी शेयर कर लिए। आप लोग कृपया सभी जो यहाँ पर लोग हैं उन ऑर्डर को अपने डायरी में नोट कर लें और नित्यानंद जी व्हाट्सएप ग्रुप में भी यदि आप डाल देंगे तो लोगों को और भी ज्यादा कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सुधांशु कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। हेलो, KM भाई जी, आप भी जुड़े हुए हैं? KM भाई जी सुन पा रहे हैं? हेलो, KM भाई जी सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, हाँ बोलिए आप प्रश्न करिए। हाँ, सुधांशु कुमार जी प्लीज। हाँ, जैसे बोले सर एक RTI लगाना था, तो RTI लगाने के लिए शुल्क भी लगता है? हाँ, 10 रुपया शुल्क, हर राज्य में अलग अलग शुल्क है।
मध्य प्रदेश में 10 रुपया है। आपके